to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को चुनावी ड्यूटी से हटाने का आदेश जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव शामिल हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार को भी हटाया और उनकी जगह विवेक सहाय को बंगाल का डीजीपी बनाया। बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आयोग ने राज्य के डीजीपी बदले थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोपों की शक्ल में कहा, राज्य में और भी कई पुलिस अधिकारी हैं जिनका रवैया पक्षपातपूर्ण है, आयोग को उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। वहीं टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग सहित सभी संस्थानों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है और आज का कदम आयोग पर बीजेपी के नियंत्रण का एक उदाहरण है। बताते हैं 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू की बैठक हुई और इस बैठक में ही ये फैसले लिए गए। आयोग का कहना है, चुनाव संबंधित वो अधिकारी जो उस जगह पर 3 साल से ज़्यादा समय से पोस्टेड थे उन्हें हटाया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। दूसरी सुर्खी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने दत्तात्रेय होसबोले को एक बार फिर सरकारवार नियुक्त किया। नागपुर में 15 से 17 मार्च तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और उसमें यह फैसला हुआ। आरएसएस में सरसंघचालक यानी मुखिया के बाद सरकारवाह का पद सबसे अहम माना जाता है। सरसंघचालक के पद पर हैं मोहन भागवत, वहीं होसबोले 2021 से सरकारवाह हैं। जब वो पहली बार सरकारवाह के पद के लिए चुने गए थे तब कहा गया कि उन्हें ये जिम्मेदारी मिलने के बाद संघ बीजेपी के लिए और भी अनुकूल हो गया है। संघ पर होसबोले की छाप क्या है, उनका कार्यकाल बढ़ाने की वजह क्या है और संघ में किस तरह के बदलाव हुए, ये हमने पूछा आरएसएस के इतिहास पर संघम शरणम गच्छामि किताब लिख चुके पत्रकार विजय त्रिवेदी से। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। दत्तात्रेय होसबोले को फिर से ये मौका दिया गया है। हालांकि ऐसा मोहन भागवत जी के साथ रहा था, पहले भी मोहन भागवत जी भी लंबे समय तक वो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब एक तो ये साफ हो गया कि शायद संघ की नजर में अब जो नए प्रमुख होंगे सरसंघ चालक वो दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे। अगली बार जब भी होंगे, जब मोहन भागवत साहब रिटायर होंगे या पद छोड़ेंगे, तो उनके लिए ये तय करीब करीब माना जाना चाहिए कि अब नेक्स्ट आरएसएस चीफ दत्तात्रेय होसबोले होंगे। पहली बात। दूसरी बात, दत्तात्रेय होसबोले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बेहतर संबंध है, सबसे बेहतर संबंध है। ठीक है, तो उस कड़ी को भी देखना चाहिए। और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि आरएसएस आजकल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में लगा हुआ है। तो वो अभी अपने जो शताब्दी समारोह है उसको छोड़कर इतर उसकी प्राथमिकता जो लोकसभा के चुनाव हैं वो है कि वहां पर किस तरह से सबसे ज्यादा काम दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। उसमें जो राष्ट्रीय विकास समिति है उसको भी शामिल किया गया है और जो आरएसएस के जो 36 संगठन है, जो जिन्हें सब्सिडरीज कहते हैं, सहयोगी संगठन है, उनको भी अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी चुनावों में दी गई है। और होसबोले साहब एक पॉलिटिकल मैन के तौर पर भी देखे जाते हैं और बीजेपी आरएसएस के बीच की कड़ी है। तो तीनों तरीके से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मैं इसको महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी मानता हूं कि एक और बदलाव हुआ शायद जिस पर आपकी नजर नहीं है कि मनमोहन वैद्य साहब जो थे सह सरकार्यवाह, उनको सह सरकार्यवाह से हटा दिया गया है। मतलब वो उस लिस्ट में नहीं है और उन्हें कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि चर्चा ये भी हो सकती थी कि मनमोहन वैद्य साहब लंबे समय से सह सरकार्यवाह हैं, तो उनका एलिवेशन अब होना था सरकार्यवाह के तौर पे। लेकिन यदि पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो सह सरकार्यवाह के से पहले मनमोहन वैद्य जी गुजरात के प्रभारी होते थे और तब से उनके प्रधानमंत्री जी से अच्छे संबंध नहीं थे। खराब मैं नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे संबंध नहीं थे। इस वजह से उन्हें गुजरात से दिल्ली भेजा गया और फिर दिल्ली में संघ ने उन्हें एलिवेट करके रखा हालांकि, और आज उनको इस कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया, नई कार्यकारिणी में। तो वो जिम्मेदारियां तो अलग होगी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। नहीं तो हो सकता था कि मनमोहन वैद्य नेक्स्ट सरकार्यवाह होते। इस मीटिंग से 2 बड़े बदलाव भी सामने आए। पहला, दत्तात्रेय होसबोले का अब केंद्र लखनऊ के बजाय दिल्ली होगा और इसके अलावा संघ में उनको सपोर्ट करने के लिए 6 सह सरकारवाहों की भी नियुक्ति हुई है, जिनके नाम है कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार। इन सांगठनिक बदलावों को कैसे देखा जाए ये भी समझते हैं। वो तो इसीलिए पहले भी चर्चा हो रही थी क्योंकि सरकार्यवाह अब तो दिल्ली में ही रहेंगे, सरसंघ चालक भी और सरकार्यवाह दोनों ही लोग मूलतः या तो नागपुर रहते हैं या दिल्ली रहते हैं।
और अब दिल्ली का मुख्यालय बन ही गया है, और सारी कार्यवाही जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया, अब वो सरकार के साथ, चुनाव के साथ सब चीजों को देख रहे हैं, और ज्यादा भागीदारी, ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी हौसबोले साहब के पास आ गई है। तो बेहतर होगा कि वो दिल्ली में रहें और दिल्ली में उस सारे कामकाज को देखें। दिल्ली का मतलब पूरे राष्ट्र का कार्य एक तरह से हो गया। वैसे तो सरकारें तो सीईओ होते हैं आरएसएस के, वो कहीं भी रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे दत्तात्रेय होसबोले का जिक्र आ रहा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनकी प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक किस्म के प्रयोग हैं, प्रयोग करके ही उपयोगिता पता चलेगी। इस बारे में जो भी चेक्स एंड बैलेंस किए जाने की जरूरत है वो किए जा रहे हैं। अगली सुर्खी यूपी के रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से है। अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। जानकारी के लिए बता दें, आजम खान फर्जी जन प्रमाण पत्र, हेट स्पीच समेत कई मामलों में सजा याफ्ता है और सीतापुर की जेल में बंद है। एक के बाद एक कई मामलों में अदालत आजम खान के खिलाफ फैसले सुना चुकी है। आज 18 मार्च को जिस मामले में 7 साल की सजा हुई वो क्या है? साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती के एहतशाम खान ने आजम खान समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाए कि आजम के कहने पर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया, सामान लूटा। केस चला। 16 मार्च को आजम को दोषी करार दिया गया और 18 मार्च को 7 साल की सजा, और इस केस में 3 और दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल हैं। केस की और जानकारी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा राणा से सुनिए। पूरा मामला क्या था और इसमें कब मुकदमा दर्ज हुआ, कितने दिन कितने लोगों की गवाही हुई, कितनी तारीख पड़ी है, इसके अंदर सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं सीमा राणा जी, एडीजीसी एमपी एमएलए कोर्ट की। पूरी बात करते हैं। जी सीमा जी, क्या था पूरा मामला, कब दर्ज हुआ, इसकी पूरी डिटेल क्या थी? ये जो मैटर था, ये जो बादी एहतेशाम हैं, इनके द्वारा 2019 में एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी और जो मामला था वो 2016 की घटना का था। 3/2/16 की घटना थी और जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि जो मुलजिमान हैं उन पर ये आरोप थे कि इन्होंने घर में घुस के मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और जो घर में घुसकर इनके मकान को तोड़फोड़ दिया और जो सामान था उसको लूटपाट करके ले गए, जिसमें 7 लोग एक्यूज्ड थे और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 4 लोगों को दोष सिद्ध किया गया था, 3 लोगों को बरी कर दिया गया। दोष सिद्धि 16 तारीख में हो गई थी, जिसमें आज फैसला आया है। अब बात देश के 2 बड़े नेताओं के बीच छिड़ी जबानी जंग की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 17 मार्च को मुंबई में समापन हुआ। इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि लोग सोचते हैं हम एक राजनीतिक दल या एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि हम तो एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इस बयान पर पलटवार आया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वो इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। 18 मार्च को तेलंगाना में पीएम ने कहा, कुछ लोग शक्ति के विनाश की बात कर रहे हैं, जबकि हम तो शक्ति की आराधना करते हैं। ये भी कि 4 जून को पता चल जाएगा कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन इसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इस पर फिर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, सुनते हैं। राहुल गांधी जी पहले अपने बड़े हो जाएं,
आजादी के चौथी पीढ़ी वही है। 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनके दादा हो, परदादा हो, दादी हो, पिताजी हो, जिसने 4 जनरेशन तक इस देश में राज किया हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसी से पूछने। लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की बाकी अपडेट्स के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आज आई है बिहार से। यहाँ पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नक्की हो गया है। बिहार में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, इसमें से 17 सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, 16 पर लड़ेगी जेडीयू। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी। एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सीट शेयरिंग डील की बात सामने रखी। इसके बाद नाराज़गी सामने आई पशुपति पारस की। पशुपति पारस को उम्मीद थी कि इसमें उनको भी 1 या 2 सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटें नहीं मिली। पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि पशुपति पारस को राज्यपाल का पद ऑफर किया गया है, हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, उनकी पार्टी को एक भी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। कल इस पर कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने आ सकता है। चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में जो 6 कांग्रेस सांसद थे जिन्होंने बीते दिनों राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उनके अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उनको जो अयोग्य ठहराया गया था स्पीकर की तरफ से, उस फैसले को खारिज नहीं किया गया है। यानी 6 विधायक कांग्रेस के जिनको अयोग्य ठहराया गया था, उनकी अयोग्यता फिलहाल बरकरार रहेगी, वो अयोग्य रहेंगे। 6 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अगली अपडेट तेलंगाना से है। यहाँ पर राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो लोकसभा चुनाव 2019 में भी उतर सकती हैं। फिलहाल इसको लेकर पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। राज्यपाल बनने से पहले वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जाते जाते 2 ऐसे नेताओं पे बात जिन्होंने एक पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश में देवेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। लंबे साथी रहे हैं सपा के। मुलायम सिंह यादव के विश्वस्त लोगों में भी कभी गिने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। देवेंद्र सिंह यादव 1999 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद के 3 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वो एक बार फिर चुनावी राजनीति में उतरते हुए दिख सकते हैं। दूसरा अपडेट इस मामले में बिहार से है। वहाँ पर आनंद मोहन जो बाहुबली नेता हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू की तरफ से भी उन्हें टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।